और चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताया था द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इट मीन्स कि इनफाइनेट स्मॉल चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, बहुत छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसको रिपेल करता है, तो ये जो पाथ फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दीज मे बी स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स भी हो सकती हैं इन केस ऑफ आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। अगर आइसोलेटेड चार्ज है, अगर हमारे पास अकेला कोई पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो ऐसी स्ट्रेट लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के केस में आपको बताया था कि वो क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली इनवर्ड हो जाएंगी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। और दीज में बी कर्व्ड, कर्व्ड भी हो सकती हैं, जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेज है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो कर्व्ड है। सिमिलर चार्ज थे तो इसमें भी कर्व्ड हो गई थी लाइंस, तो इस टाइप से लाइंस कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो दीज में बी स्ट्रेट लाइंस इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस एंड कर्व्ड। डिसकंटिन्यूस कर्व्ड होते हैं, यानी कि इनके एंड होते हैं, एंडलेस नहीं होती हैं इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और एंड कहाँ पे होता है, एंड सेट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया, तो अगर मैं इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो है वो मेरे को इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इज दैट क्लियर और नॉट। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। इज दैट क्लियर और नॉट। तो जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर। द टेंजेंट drawn at any point on electric line of force gives us direction of electric field intensity at that point। तो उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी टेंजेंट ड्रॉ करके। दैट इज वाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज वाई two electric lines of forces never be intersect each other। तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं दो लाइंस। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है किसी भी चार्ज की, चार्ज मैंने दिखाया नहीं डायग्राम में, और ये कोई दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और मैंने दिखा दिया कि ये इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक लाइन L1 के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन देगा, और एक लाइन L2 के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक पॉइंट के ऊपर एक फील्ड की, एक वेक्टर की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम में इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं। इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दैट इज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इफ दे इंटरसेक्ट then at the point of intersection, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे मैं वो दिखा रहा हूँ, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल
विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। दैट क्लियर और नॉट? तो ये था इसमें। तो इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो क्या होगा, दीज कॉन्ट्रैक्ट longitudinally in case of अपोजिट चार्जेस। तो अगर अपोजिट चार्जेस हैं हमारे पास, दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इनकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि ये डाइपोल मैंने दिखाया था आपको, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड हो जाता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अगर मैं नेगेटिव को इसकी तरफ मूव कर दूं थोड़ा, तो यानी कि इस लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली। 6th पॉइंट, these exert lateral pressure। lateral pressure, ये pressure exert करती हैं in case of similar charges। तो similar charges केस में ये lateral pressure exert करेंगे। जैसे similar charges मैंने दिखाए थे आपको, ये similar charge हैं, तो इसमें आप देखिए कि ये लाइंस ऐसे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। तो इट अपीयर्स दैट कि ये लाइंस एक दूसरे पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर इसके बाद आप समझ सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट, सेवंथ जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ forces are always normal to the surface of conductor। तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे चल के देंगे कि कंडक्टर के सरफेस के साथ ये 90 डिग्री के एंगल क्यों बनाती हैं, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होती हैं, ये भी बात आप नोट कर सकते हो। देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ मेटल या कंडक्टर। इसको आगे चल के हम बताएंगे। इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नियर अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के सरफेस के नज़दीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे कि ये कंडक्टर है, कोई भी मेटेलिक शीट है, इसके नज़दीक जो है एक चार्ज क्यू चार्ज हमने प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ड्रॉ करनी है हमें इस केस में। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, कितने डिग्री का एंगल, 90। ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, कितने डिग्री का एंगल, 90। तो 90 डिग्री के एंगल पर इसके साथ टकराएंगी, और फिर ये लाइन ऐसे बाहर की तरफ इसको ड्रॉ करोगे इस टाइप से। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ नहीं करनी है आपने, यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द विकिनिटी नियर कंडक्टर, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस टाइप से वो लाइंस ड्रॉ करनी है आपने। इज दैट क्लियर और नॉट? एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कि जैसे ये मेटेलिक सफियर है, ये जैसे मेटल शीट थी, ये भी मेटल शीट है, तो ये कुछ, ये सेंटर है इसका, ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की हैं, जैसे ये फर्स्ट, और ये एक लाइन ड्रॉ की इसने
सेकेंड, फिर एक ये लाइन ड्रॉ की इस टाइप से, एक ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी लाइन इसमें इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो कि वो तो अंदर से जा रही है तो इनकरेक्ट है, ठीक है। और दूसरा, ये सेंटर को भी अप्रोच नहीं कर रही है तो नॉर्मल भी नहीं है सफ़ीर के ऊपर। सेकेंड लाइन जो है ये सेंटर की तरफ है, यानी कि नॉर्मल तो है सरफेस के साथ, लेकिन इसके अंदर से भी पास हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी गलत है। ये जो थर्ड लाइन है ये सेंटर को अप्रोच कर रही है, यानी कि नॉर्मल है और अंदर से भी पास नहीं हुई, तो ये करेक्ट है। जो थर्ड लाइन है वो करेक्ट है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। फिर एक ये आप इसमें पॉइंट नोट कर सकते हो कि जो क्राउडेड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो रीजन है, द रीजन ऑफ crowded electric lines of forces indicates region of high electric field intensity. The crowded electric lines of forces, the crowded electric lines of forces indicate region of high electric field intensity and vice versa, और इसका उल्टा भी होगा। तो जो भी चार्ज है, जैसे आप देख सकते हैं चार्ज, जैसे हमने पॉइंट चार्ज लिया है, तो इसके नज़दीक अगर आप देखें, इसके नज़दीक वाला जो रीजन है, तो इसमें ये लाइंस जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा दूर चले जाएं तो इनमें स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो रीजन ऑफ क्राउडेड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इंडिकेट करती हैं रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर स्पेस ज़्यादा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में तो वो रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है, ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्रॉ किए हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो आपको इंडिकेट करना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है ए से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, स्पेसिंग ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है फील्ड लाइंस में, तो यहाँ फील्ड कम है और यहाँ पर क्राउडेड है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हम लोग इसमें थोड़ा स्टडी करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज होगा इक्वल अमाउंट में, प्लस क्यू चार्ज होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन साइन इनके अपोजिट है। दीज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस ले लिया हमने, डी, स्मॉल डिस्टेंस डी। तो इसको डाइपोल बोल देते हैं। डाई यानी कि दो, पोल यानी कि जिसके दो पोल हों। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे HCl मॉलिक्यूल आपने जैसे पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। तो HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आप जानते हैं, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच के रखता है। तो उसकी वजह से इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो जितना इस पर नेगेटिव आएगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर एटम्स, पोलर नॉन पोलर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये डाइपोल्स है, ठीक है। तो इस डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल and opposite charges, two equal and opposite charges separated by small distance,
सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया। डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो उसको मेजर करते हैं डाइपोल मूवमेंट से। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट से हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट की जो स्ट्रेंथ है, डाइपोल मूवमेंट न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? तो न्यूमेरिकली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसको हम P से डिनोट करेंगे, P, और ये P वेक्टर किसके इक्वल होता है? वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। तो ये इसके इक्वल होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। इट इज प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज मैग्नीट्यूड, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे इसका या इसका, साइन लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। तो ये Q इंटू डी, ये न्यूमेरिकली डाइपोल मूवमेंट होगा, और Q यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और स्मॉल डी सेपरेशन। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन इसकी क्या होती है? इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ये, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जितना ज़्यादा चार्ज मैग्नीट्यूड होगा, डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सेपरेशन अगर कम होगी इनमें पोल्स में, तो उससे भी डाइपोल मोमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। SI यूनिट्स आप लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट के, इम्पोर्टेंट है। SI यूनिट्स, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो वी विल गेट कूलम मीटर, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? चार्ज का AT, करंट इनटू टाइम, डिस्टेंस का L। तो ये आपके पास A1 T1 L1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज डाइपोल मोमेंट। इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, इस पर सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? ये जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन बताने में इनको प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको करना है। फिर इस डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो उसमें जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो इसको इसकी एक्सी लाइन बोल देते हैं डाइपोल की, और ये जो लाइन है इसको इक्विटोरियल लाइन बोल देते हैं। तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।